नमस्कार। मातृभाषा, माँ बोली, मदर टंग विश्व की लगभग हर क्षेत्रीय भाषा जिसे हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं एक गंभीर संकट से गुजर रही है। संकट अपने अस्तित्व को बचाने का। हमारी मातृभाषा डोगरी भी इससे अछूती नहीं है। इसी जमलत समस्या पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सुप्रसिद्ध डोगरी और अंग्रेज़ी के लेखक डी.के. वैद दर्शनदर्शी जी। सर, एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद राजेश्वर जी। हम लोग एक अजीब से दौर से गुजर रहे हैं। जी। जब भी भाषा की बात करते हैं तो अस्तित्व जुड़ता है, सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, जी। इसी को लेकर नारे बुलंद होते हैं। जी। ऐसा लगता है कि विशेषकर डोगरी में अगर हम सोचें, डोगरी के हवाले से बात करें तो ऐसा लगता है कि हर कोई मानो इसी होड़ में लगा है। सोशल मीडिया में भरमार है इन चीज़ों की। जी। धरातल पर क्या स्थिति है? देखिए, मैं साहित्यकार के रूप में जी। और आप भी चूँकि डोगरी में काफ़ी बढ़ चढ़ के लिखते हैं, लेखन बहुत हो रहा है। जी। समस्या जैसे दूसरी भाषाओं की है, जी। पाठक की ना होने की, सरकारी तंत्र की उस तरह की कोशिशों की ना होने की जो कि प्रांतीय भाषा के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए और उनके उद्यान के लिए होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा संकट दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो संकट है जिसका हल हमारे समाज के पास है। जैसे डोगरी को लेंगे तो डुग्गर समाज के पास वो हल है। डुग्गर समाज अपनी मातृभाषा के प्रति जब तक अपना और स्नेह, अपना अनुराग नहीं बढ़ाती है, या यूँ कहूँगा कि हमारे यहाँ नई पीढ़ी में जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अगर आप मातृभाषा डोगरी का प्रयोग करेंगे तो आपकी हिंदी या अंग्रेज़ी प्रभावित होगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो ये संकट है। इस संकट का हल तो सिर्फ समाज के पास है, हमारे लोगों के पास है, हमारे पास है, हमारे परिवारों के पास है, हमारे शिक्षकों के पास है, हमारे स्कूली अदारों के पास है, कॉलेजों के पास है। तो वो लोग भी रोल मॉडल हैं। जैसे आप खुद अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी रहे, आपने शिक्षा को बहुत करीब से देखा है। तो भ्रांतियाँ आप जैसे जो रोल मॉडल हैं उन्हें देखकर टूटनी भी चाहिए। जी हाँ, मैं आपको अपने ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि मैं अंग्रेज़ी में लिखता ही इसीलिए हूँ ताकि लोगों को ये दिखा सकूँ कि एक डोगरी लेखक अंग्रेज़ी में भी लिख सकता है और उससे ना ही उसकी डोगरी प्रभावित हो रही है ना उसकी अंग्रेज़ी प्रभावित हो रही है। सही है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम जम्मू प्रांत के लोग, आप अगर गौर से देखें तो शुरू से हम बहुभाषी रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, डोगरी अपनी मातृभाषा के अलावा यहाँ तक के पंजाबी और कश्मीरी भी कहीं कहीं, है ना। तो इतनी सारी भाषाएं अगर हमारे पिछले लोग अपने कंधों पे उठा के चलते रहे और अपनी मातृभाषा डोगरी में लेखन करके, उसका प्रचार करके, उसको लोगों तक पहुंचा के, लोगों में एक जागृति पैदा करके अगर वो करते रहे तो अब क्यों नहीं हो सकता। प्रश्न ये है। दूसरा संकट जो मेरे मन में ये है कि जिस संकट को सरकारें दूर कर सकती हैं, तो सरकारी मदद की आवश्यकता रहती है। मतलब जिस तरह के एक हम कह सकते हैं कि सामाजिक संकट है, एक सरकारी संकट है। सरकार की तरफ से नई एजुकेशन पॉलिसी के बावजूद क्या जम्मू प्रांत के स्कूलों में डोगरी भाषा को, जो कि मूल 5वीं जमात तक हमें सब सब्जेक्ट, सब विषय डोगरी में पढ़ाने थे, मातृभाषा में पढ़ाने थे, वो हो पाया? लेकिन सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे दिल में एक प्रश्न उठ रहा है कि चलो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई,
उससे पहले तो नहीं थी। जी क्या हम कहीं छूट गए हैं कि इतने वर्षों का जो वक्फा है जी। जहां हमें ये लागू करनी चाहिए थी, तो ये दिक्कत आज देखने को नहीं मिलती? ये देखिए, इससे पहले भी तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला था जी, बहुत पहले 60s अच्छा। में आ गया था वो। ऑप्शनल लैंग्वेज। हाँ, थ्री लैंग्वेज फार्मूला के स्कूलों में 3 भाषाएं हैं। ये बात नई नहीं है कि अच्छा। मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ये बहुत पुरानी है। अच्छा, अच्छा। भारत में 60s में जब 3 लैंग्वेज फार्मूला आया तो उसका मतलब ही यही था कि 3 भाषाएं, जी, उसमें एक प्रमुख भाषा मातृभाषा रहेगी। अच्छा। लेकिन जिस तरह से अब प्रचार दिया जा रहा है, पहले प्रचार दिया गया क्या? क्योंकि आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहे हैं तो बेहतर स्थिति में है बताने के लिए। देखिए, यहाँ तक प्रचार का तो अलग है, तो अब जो प्रचार के माध्यम हैं वो आज से 40 साल पहले विस्तृत या है। 25 साल पहले नहीं थे। सही बात। तो जाहिर है, जैसे अब हम सोशल मीडिया में भी जिस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, जी। अगर आप कोविड के समय में खास तौर पर, उसके बाद आम तौर पर सोशल मीडिया, जम्मू प्रांत के सोशल मीडिया को लेकर अगर चर्चा करें तो आपको लगता है कि डोगरी को कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा डोगरी, मगर ये सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रह रहा है। शिक्षा संस्थानों में उस तरह नहीं पहुंच पा रहा, समाज में उस तरह नहीं पहुंच पा रहा, और ख़ास तौर पर डोगरी भाषा के रचित साहित्य को लेके जी, जो लोगों में एक उत्सुकता होनी चाहिए, उस तरह की उत्सुकता पाठक के अंदर हमको नहीं दिख रही है। कहने को कहा जा सकता है कि ये समस्या बाकी भाषाओं की भी है, मगर हम तो अपनी भाषा के बात संकट की करें। बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपने पाठकों की बात की तो कई बार जो साहित्यकार हैं उनको ये रंजिश रहती है कि साहित्यकार ही साहित्यकार का लिखा हुआ नहीं पढ़ता, अब देखिए, साहित्यकार भी पाठक नहीं रहा, अब अगर ऐसे कहें तो। ऐसा हम बहुत सारी जब भी कहीं कहीं आयोजन होते हैं तो ये चर्चा आम हम बिल्कुल। सुनते हैं, मगर समाधान क्या है? बिल्कुल, समाधान तो है पढ़ के। पढ़ के। अगर मैं लेखक हूँ तो मुझे लगता है कि लेखक बनने से पहले मुझे पाठक बनना है। बिल्कुल। मैं अपने लेखन के लिए, दूसरों पर एहसान के लिए नहीं, अपने लेखन को अच्छी स्तर पर लाने के लिए मुझे पाठक होना बहुत ज़रूरी है। और वो पाठन जो है, वो पाठक मैं किसी भी भाषा को हो सकता हूँ, पर मातृभाषा का इसलिए भी होना है कि मैं उस भाषा में लिख रहा हूँ। तो मुझे ये देखना है कि मेरे जो दूसरे साथी हैं, जो दूसरे साहित्यकार हैं, वो किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह से उनकी सोच किस तरह से है, वो संस्कृति से कैसे जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से अपनी भाषा और अपने साहित्य को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरी तरह से कि सरकार कहाँ आती है, जी। उसके 2 छोटे से उदाहरण दूंगा। आज सुबह ही के अखबार में, आपके एक्सेलसियर स्टूडियो में यहाँ हम बैठे हैं, उस अखबार के समेत 2 प्रमुख समाचार छपे जी, कल के बीते दिन के हिंदी दिवस के कार्यक्रम को जी, लेके। जी। एक कार्यक्रम जम्मू में हो रहा था और एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था। जो जम्मू में कार्यक्रम था उसमें जम्मू कश्मीर सरकार के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जो हैं वो मुख्य अतिथि थे। जी। और मैं हैरान हुआ यह देख के कि जब वो साहित्यकारों की चर्चा कर रहे थे और 8-10 नाम उन्होंने साहित्यकारों के जब गिनाए जम्मू कश्मीर के, तो उसमें कश्मीरी और उर्दू के साहित्यकार तो थे, डोगरी का सिर्फ एक ही साहित्यकार का नाम था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कौन अधिकारी थे, इसलिए कि हो सकता है उनको कोई ये इल्म ना हो, मगर ये जो एक हमारे अंदर प्रशासनिक तौर पे मनोवैज्ञानिक वृत्ति रही है जी, जी, जी। और कहीं और केंद्रित होके जिस प्रांत में आप बात कर रहे हैं उस प्रांत की बात ना करके, दूसरा उदाहरण इससे भी ज़्यादा दिलचस्प लगेगा आपको। दिल्ली में एक वरिष्ठ मंत्री अच्छा। अपने भाषण में हिंदी दिवस में कह रहे थे और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हिंदी को हम लिंक लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रांतीय भाषाएं जो हैं उनको हम दबाना चाहते हैं।
प्रांतीय भाषा और हिंदी का आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी है, तभी ये समन्वय में जो है आपस में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनेगी और प्रांतीय भाषा का भी विकास होगा और हिंदी का भी बहुत विकास होगा। मगर उनके भाषण के दूसरे हिस्से में वो इंजीनियरिंग के सिलेबस की पुस्तकों का जब अनुवाद की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 13 भाषाओं की बात कर रहे हैं, 22 भाषाओं की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन संविधान में तो 22 जी हाँ, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि संविधान में होना और ज़मीनी सतह पे उस चीज़ को लाना। एक और छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा एक फैसला किया गया 1-1.5-2 साल पहले कि जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी कार्रवाई होगी, वो 22 भाषाओं में साथ में ट्रांसलेट होगी। जब उसको प्रैक्टिकली किया गया और बाकायदा उसमें नियुक्तियां हुई, सिलेक्शन हुई, एक प्रोसेस गुजरा, हमारे डोगरी के लोग भी हुए, पर जब असल में काम करने की बारी आई तो सिर्फ 14 भाषाओं को वो फ़ख्र हासिल हुआ। बाकी जो भाषाएं हैं वो 8 भाषाएं आज तक भी वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है संकट दो, एक तो है कि संकट दो, सरकारी तरफ से जो संकट है उसका सबसे बड़ा संकट ये है कि पॉलिसी बनती है पर वो पॉलिसी ज़मीन पे नहीं उतरती, नजर नहीं आती, और ज़मीन पे जब तक वो उतरेगी नहीं उसका लाभ नहीं होगा। वो ज़मीन पे जब उतरेगी तभी तो भाषा का उत्थान होगा, तभी तो समाज में उसका प्रचार होगा। तो ये तो रहा सरकारी संकट। और अगर हम सामाजिक संकट की बात करें तो डोगरी साहित्यकारों का जो योगदान रहा है जी, आप उस हिसाब से डोगरी साहित्य के स्तर को कहाँ देखते हैं? क्योंकि आपने पुराना अतीत में जो साहित्यकार हुए उनको भी पढ़ा और वर्तमान में जो साहित्यकार लिख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि वो जो ट्रेजेक्टरी है हम ऊपर बढ़ पाए हैं, फ्लैट हैं, नीचे गए हैं? अगर मैं तो विश्व साहित्य के हवाले से भी मैं पहले विश्व साहित्य के हवाले से नहीं, पहले के लिखे हुए डोगरी के साहित्य को और अब लिखे जा रहे डोगरी के साहित्य को लेके ही बात करूंगा। और मुझे ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, थोड़ी निराशाजनक है। एक भीड़ है, एक होड़ है पुस्तकें छपवाने की। पुस्तकों पे ना टिप्पणी होती है, ना लेखक को अपनी, क्योंकि स्वयं ही उसको छपवाना है तो इसलिए कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं है, कोई उस तरह का पब्लिश हाउस का उस तरह से कोई अंकुश नहीं है, और ना ही हमारा लेखक लगभग ये मान के राज़ी है कि उसे वो किसी और सीनियर लोगों को या किसी को वो दिखाए या कुछ राय ले ले। हाँ, और सिर्फ यही नहीं है, ये भी है कि राय भी खुल के देने से लोग कतराते हैं। तो ये एक ऐसा संकट, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान तो लेखकों को करना है। दूसरा, इस समाधान इसका बहुत अच्छा दूसरी भाषाओं में कैसे होता है कि कौन सी पुस्तक कितनी पठनीय है, कितने पाठक उसके साथ जुड़ते हैं, कितने एडिशन उसके बाद में छपते हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा। सन 1960 में हापर ली करके एक अंग्रेज़ी की लेखिका हुई हैं, उनका एक नावल छपा था टू किल ए मॉकिंग बर्ड। उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक जाके 2015 में लिखी, पर 60 से लेके आज 24 तक अनगिनत एडिशन उस पुस्तक के, उनकी मूल पुस्तक के टू किल ए मॉकिंग बर्ड, जिसने के सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर अंग्रेज़ी और दूसरे गैर अंग्रेज़ी समाजों पे इतना प्रभाव डाला कि उनकी पुस्तकें जो है वो आज तक वो एडिशन छप रहे हैं, तो पाठक जुड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ समस्या ये है कि पाठक जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक निर्णय कौन लेगा? एक तो पब्लिशर बोर्ड ले सकता था निर्णय, दूसरा निर्णय अच्छी या बुरी पुस्तक का ले सकता है पाठक।
और अगर वो पाठक ही नहीं है, और अच्छी और बुरी का निर्णय कैसे होगा? तीसरे स्तर पे अच्छे और बुरे का निर्णय खुद लेखक, दूसरे साथी लेखक वो दे सकते हैं, पर अगर वो चुपके से कन्नी कतरा रहे हैं तो समस्या यूं की यूं बनी रहेगी ना। लेकिन मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करना चाहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल सर यहाँ पर अगर एडिटोरियल बोर्ड बन जाता है, कितनी किताबें छप पाएंगी फिर उससे? तो ये आपका प्रश्न जो है उसमें ही उत्तर है। उसमें उत्तर इसलिए है कि आप खुद ये अपने प्रश्न के हवाले से मान रहे हैं कि वो स्तर नहीं है जो पुस्तकों का छपने का स्तर होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और देखी गई है, लोग, सही बात है आपकी, कि कतराते हैं जाहिर करते हुए, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध भी टकराव ले लेते हैं। फिर साहित्य में चोरी भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है रीजनल लिटरेचर में। डोगरी की बात ही नहीं करेंगे, हर क्षेत्रीय भाषा में। ये और इस दौर में जबकि गूगल इतना विस्तृत रूप ले चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आप एक ही लाइन से पकड़े भी जाते हैं, जी हाँ, जी हाँ। तो साहित्यकार को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ये तो साहित्यकार जो लेखक है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आज से 50 साल पहले का समय नहीं है कि आप अगर चोरी भी कर लेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, है ना। आज स्थिति ये है कि चोरी करता हुआ चोर पुलिस द्वारा पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए, लेखक जो है, जो साहित्यकार है, वो चोरी कर रहा है तो वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से तुरंत पकड़ा जाएगा। और देखा जाए तो उस पकड़े जाने के संबंध में जो लेखक की बेइज्जती हो सकती है, और जो उस भाषा में, जिस भाषा में लिखा जा रहा है, जो शर्मिंदगी उस भाषा को उठानी पड़ सकती है, तो मुझे लगता है कि ये अगर फोर्सी कर लिया जाए, ये पहले से देख लिया जाए, तो कोई लेखक कभी भी किसी तरह की चोरी या प्लेजरिज्म की तरफ अपना रुझान नहीं दिखाएगा। सर, आप कन्वीनर भी रहे हैं साहित्य अकेडमी में, डोगरी एडवाइजरी बोर्ड में जी। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सभी भाषाओं के कन्वीनर आते हैं, जी, जी। तो मातृभाषाओं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी। आपका अपना सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है कि बाकी भाषाएं किस हद तक जा चुकी हैं, हमें क्या करने की आवश्यकता है, डोगरी साहित्य को क्या चुनौतियां हैं? साहित्य अकेडमी ने तो अपनी तरफ से प्लेटफार्म दिए हैं, अभी भी दे रही है जी। तो क्या हम लोगों को में वो जागरूकता पैदा कर पाए हैं, साहित्यकार बना पाए हैं, कभी पैदा कर पाए हैं? देखिए, साहित्य अकादमी की सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि वो अपनी 24 की 24 भाषाओं को एक समान मान के रखती है, चलती है। जी। तो जो हमें सरकार की तरफ से शिकायत है वो कम से कम साहित्य अकादमी की तरफ से नहीं हो सकती। मगर अगर हम मुकाबला जब करेंगे, जम्मू प्रांत क्षेत्र छोटा है, चलिए इसका मुकाबला एक छोटे क्षेत्र प्रांत से करते हैं, केरला से करते हैं। यहाँ के मलयालम जो है वो उनकी मातृभाषा है। मलयालम में अखबार छपते हैं, मैगज़ीन छपते हैं, और मैं हैरान हूँ कि लेखक को पब्लिशर मिलते हैं और रॉयल्टी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्र के छोटे होने का कोई आधार ही नहीं है, पाठक के बसी होने का आधार जो है वो है। वहाँ इसका मतलब है पाठक है तो पुस्तकें बिकती हैं, और पुस्तकें बिकती हैं तो पब्लिशर भी आएंगे, और पब्लिशर आएंगे तो रॉयल्टी भी मिलेगी। तो सरकारी संकट भी नहीं है। सरकारी संकट भी नहीं है। आपको ये, मैं खुद 2-3 बार केरला में घूमा हूँ, और मुझे ये जान के बड़ी खुशी भी हुई थी कि साउथ में यहाँ के हिंदी के प्रति थोड़ा सा विरोध भी है। केरला एक ऐसा प्रांत है जहाँ पहली जमात से हिंदी भी पढ़ाई जाती है, तो संपर्क भाषा के तौर तो मतलब ये, मगर दूसरी तरफ उनकी अपनी भाषा जो है रिच है काफी। वो इतनी, उसको मतलब उसको पढ़ाया उस तरीके से जाता है जिसको कि हम मिशनरी ज़ील कहते हैं। यही चीज़ मैंने कन्नड़ में देखी है। हमारे अभी जब मेरे समय में जो साहित्य अकादमी के प्रधान थे वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे, चंद्रशेखर जी, और बहुत अच्छे, आप तो जानते हैं थिएटर से भी जुड़े थे सब। मैंने जो
भाषा के प्रति उनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ एक सुरूर देखा है। वैसा ही मैंने अपने एक मित्र, एक स्त्री मित्र हैं पोइट मेरी, जिनको मैं बहुत पहले विजयवाड़ा में मिला था और वो अंग्रेज़ी में लिखती हैं। अच्छा। अब पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि वो अपने अनुवाद धड़ाधड़ कन्नड़ में कर रही है। तो मैं भी यही कहता हूँ। मेरी एक पुस्तक का अनुवाद जिसमें आपने शायद देखी होगी, विंडोज़ एंड डोर्स, हाँ बिल्कुल। वो डोगरी भाषा की कविताओं को अनुवाद किया है। और उसमें एक मज़ेदार बात आपको बताऊंगा, अगर आपके पास पुस्तक हो तो फॉरवर्ड देखिएगा। छोटा सा फॉरवर्ड है मेरा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि मूलतः ये कविताएं मैंने अंग्रेज़ी में लिखना सोचा था, तो हुआ क्या कि एक दिन आध खुली हुई आधी नींद में मेरे पास डोगरी कविताओं का एक डेपुटेशन पेश हो गया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने तेरे को मान दिलवाया, जिन्होंने तेरे को नाम दिया, और तू अब कविताएं अंग्रेज़ी में करने लगा है। मैंने वो सारी की सारी कविताएं जो हैं वो फाड़ दी, या उनको डोगरी में पहले मूल तौर पर लिखा और उसके बाद अनुवाद किया। ये मिशनरी स्पिरिट अगर हमारे लेखकों में होगी तो हम अनुवाद भी एक माध्यम है, खुद ही हम अनुवाद करके भी अपनी ही भाषा के प्रचार के लिए एक नया रास्ता खोल सकते हैं। तो भाषा होनी भी माध्यम ही चाहिए। एक तरफ आप अपनी मातृभाषा को तो प्रचार दे ही रहे हैं, तो अपनी सांस्कृतिक विरासत या उस भाषा में लिखे हुए साहित्य को अगर आपने विस्तृत रूप देना है, हाँ, तो उसके लिए और भाषाओं का भी सहारा लेना पड़ेगा। सहारा लेना पड़ेगा। मैं एक बार और बहुत बार कहता हूँ, मजाक में ली जाती है कि हम उस पीढ़ी के हैं जब हमारे स्कूलों में हमको अंग्रेज़ी भी डोगरी के माध्यम से पढ़ाई जाती थी, या हिंदी भी डोगरी के माध्यम से पढ़ाई जाती है। आज अगर ये समय है तो हमें देखना पड़ेगा, और शायद एक नया चैलेंज लेके देखना पड़ेगा कि हमको डोगरी अगर हिंदी और अंग्रेज़ी के माध्यम से पढ़ानी पड़े तो भी हम पढ़ाएं, डोगरी को ज़रूर पढ़ाएं, माध्यम दूसरा भी लेना पड़े तो कोई बात। उम्मीद करेंगे कि सर जो भी आपने बातचीत की और जो भी प्रेरणादायक शब्द बताए, वो सुनने वाले भी देखने वाले भी उनसे प्रेरित होंगे और उसे वाकई धरातल पर भी चरितार्थ करेंगे। आप एक्सर्ट स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी दर्शन दर्शी जी से। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और साहित्य की रचना करते हुए थोड़ा और सजग होने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।